आपने एक फेमस सेइंग सुनी है, ऑल फेयर इन लव एंड वार। उस समय तक सारी गाड़ी ऑलिव ग्रीन कलर की होती थी। खाली एक पलटन थी जिसको 216 मीडियम रेजिमेंट कहते थे, जिसकी तोपें गाड़ियां फर्स्ट टाइम कैमोफ्लेज कलर में पेंट होके आई। वो पहली रेजिमेंट थी। एक मिशन आया हमारी साइड से पाकिस्तान की तरफ जाने के लिए। गुरु गौरीशंकर ने, आई रिमेंबर हिज वर्ड्स, ब्रिंग डाउन द बास्टर्ड। गुस्से में आके कहा हम मारे जाने लगा था। युद्ध सिर्फ सीमा पर खड़े दो देशों के बीच नहीं लड़ा जाता है। कई बार युद्ध अपने ही सिस्टम के भीतर लड़ा जाता है, अपने ही आदेशों के बीच, अपने ही संदेशों के टूटने जुड़ने में। जब सूचना अधूरी हो, जब संदेश देर से पहुंचे, जब एक यूनिट दूसरी यूनिट की मंशा न समझ पाए और हालात इतने तेजी से बदले कि अपना ही सैनिक, अपने ही बल दुश्मन जैसा प्रतीत होने लगे। इस स्थिति को कहते हैं फॉग ऑफ वॉर। यह कोई धुंध नहीं है, यह है मिस कम्युनिकेशन, यानी गलत आकलन और अनिश्चित सूचना का वह जाल, जहां दुश्मन से ज्यादा नुकसान कई बार खुद की सेना को ही उठाना पड़ता है। युद्ध में कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए तैयारी होती है, लेकिन फॉग ऑफ वॉर हर अनुमान, हर योजना और हर अभ्यास से परे होता है। और आज हम इसी गंभीर यथार्थ को समझेंगे और ऐसे ही व्यक्ति से, जिन्होंने 1971 के युद्ध को सिर्फ देखा ही नहीं है, बल्कि इस फॉग ऑफ वॉर को जिया भी है। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शशि भूषण मैठानी पारस, और मैं लाता हूं अपने वीडियो और संवादों के माध्यम से आपके सामने कुछ नए अनछुए पहलू, जानकारी, किस्से, कहानियां और समाज हित से जुड़े विचार, ताकि समाज को मिले लाभ और युवाओं को मिले सही मार्गदर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विशेष कार्यक्रम, यूथ आइकन त्रिशूल संवाद। हमारे आज के खास मेहमान हैं पूर्व सैन्य अधिकारी कैप्टन अरविंद मोहन नोटियाल जी। कैप्टन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। पर अक्सर हम सुनते हैं कि फॉग ऑफ वॉर, लेकिन आम लोगों के लिए इसे समझाना थोड़ा कठिन होता है। ये हम सर से जानेंगे कि सरल शब्दों में कहें तो फॉग ऑफ वॉर का अर्थ होता क्या है। ये भी हम आज सर से जानेंगे। फॉग ऑफ वॉर में युद्ध के दौरान उत्पन्न होने वाली वह अनिश्चितता जो गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचनाओं के कारण पैदा होती हैं और जिसे पहले से ठीक ठीक समझ पाना संभव नहीं होता है। यानी कि जब युद्ध भूमि में परिस्थितियां अचानक बदल जाए, निर्णय लेने वाले के पास स्पष्ट तस्वीर ना हो और हर कदम जोखिम से भरा हो, वह स्थिति फॉग ऑफ वॉर कहलाती है। तो आइए इसे कैप्टन नौटियाल जी के अनुभवों से और गहराई से हम समझते हैं। हमारा उद्देश्य ही यह है कि इस युद्ध के मैदान में जिस व्यक्ति ने इस फॉग ऑफ वॉर को करीब से देखा है, उनके अनुभव क्या कहते हैं। तो सर, आज हम ये चाहेंगे कि आपके द्वारा युवाओं को ही नहीं, बल्कि पूरे जितने भी हमारे श्रोता हैं, उनको ये पता चले कि फॉग ऑफ वॉर असल में होता क्या है। आप युद्ध के उस मैदान में रहे हैं और ये क्या परिस्थितियां होती, क्या स्थितियां होती, इसके बारे में हम थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे कि ये क्या है, फॉग ऑफ वॉर है क्या। धन्यवाद मैठानी जी। मैं आपका आभारी हूँ, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया। थैंक यू, इसके लिए आई एम ग्रेटफुल टू यू। आपका स्वागत सर। शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बोलना चाहूंगा जी। कि मैंने 1970 में फौज ज्वाइन करी थी और मैंने खाली 5 साल सर्विस करी। मैंने एज ए शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर ज्वाइन किया था और उसके बाद 75 में मैं फौज छोड़ के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चला गया था। लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरे को इतने छोटे शॉर्ट पीरियड में युद्ध लड़ने का अवसर मिला, जो कि प्रोबेबली 1971 के बाद उतना बड़ा युद्ध दोबारा अभी तक कभी नहीं हुआ है और भगवान करे ना हो। अब आपने जो विषय उठाया है फॉग ऑफ वॉर, लाइफ की रियलिटी है।
फॉग ऑफ वार का मतलब अनसर्टेनिटी। फॉग ऑफ वार, फॉग को अगर आप समझे तो फॉग क्या है? कोहरा है, कोहरा, धुंध। धुंध है। और कोहरे में आप सड़क पे जा रहे हैं तो आप चले जाएंगे, आपको सड़क मालूम हो, सड़क पे आप कई बार गए हैं। लेकिन कोहरे में आप ऐसी सड़क पे जाएं जिसमें आप पहले कभी नहीं गए, तो उसमें भयंकर अनसर्टेनिटी होगी। या तो आप जाना बंद कर दोगे या इतना स्लो चलोगे कि कहीं कुछ एक्सीडेंट ना हो जाए, टक्कर ना हो जाए, नीचे न गिर जाए। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज कॉल्ड फॉग ऑफ वार, अनसर्टेनिटी। जब भी हम युद्ध में जाते हैं हम पूरी प्लानिंग करके जाते हैं, हमको मालूम है रिवर्सेस होंगे, हमारे आदमी भी मारे जाएंगे, हमको ये भी मालूम है कि हम किसी जगह हमला करने जा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हम जीत ही जाएं, हो सकता है कि हम मार खा के पीछे आ जाएं, फिर दोबारा प्लान करें। तो इन सब चीजों को हम लोग केटर करते हैं पहले से लड़ाई में कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, जहां जहां फेल होगा उसका क्या करेंगे। हमने किसी टारगेट को कैप्चर किया है और वहां हमारी बहुत कैजुअलिटीज हो गई हैं, इमीडिएटली रीइंफोर्समेंट आएगा, वो सब प्लानिंग पहले से रहती है। फॉग ऑफ वार का एक सीधा सा मतलब लोगों को लगता है कि धुंध के बीच का कोई युद्ध, हाँ। यानी धुआं छोड़ दिया या कोहरा आ गया या बॉम्ब ब्लास्ट नहीं, जैसा नहीं, कर दिया कि भाई धुआं छोड़ दिया। आप फॉग ऑफ वार को जी। लिटरली मत लीजिए, उसकी मीनिंग लिटरली मत लीजिए कि साहब वहां पर धुआं छोड़ दिया और हमें आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो तो नॉर्मल टैक्टिक्स में लड़ाई में होता ही रहता है। ये है क्या फॉग ऑफ वार? है फॉग क्या? ऑफ वार और मेंटल फॉग। अब आगे क्या होगा आपको पता ही नहीं क्या होगा, और जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। अब मैं इसके आपको 2-3 छोटे उदाहरण दूंगा। एक अपना पर्सनल उदाहरण दूंगा, जबकि मैं खुद फॉग ऑफ वार बुरी तरह से फंस गया था। आप खुद फंसे? मैं खुद फंसा हूं युद्ध में। अब ये मैं आपको चलिए तो उसी घटना से शुरू करते हैं कि आप ही का वो अनुभव, कि हम मतलब किस्से कहानी में न लेकर के या अंदाजे से न बोलते, Yes. आप तो उस अनुभव को जो जिया आपने, हाँ। है ना, तो उसी पे हम शुरू करते हैं कि आपने क्या अनुभव किया उसमें। मैं आपको पर्सनल अनुभव अपना बताता हूँ। मैं अब लड़ाई को हुए 54-55 साल हो गए हैं और अपनी मेमोरी के ऊपर बेस पे बोल रहा हूँ। हो सकता है ये 7 तारीख या 8 तारीख दिसंबर की बात हो, डेट एक दिन आगे पीछे हो सकती है। हम लोग अपने गलेरिया में थे, मैं डिप्लॉयड था छमजोड़िया सेक्टर में, और मेरा ट्रुप एंटी एयरक्राफ्ट प्रोटेक्शन, हवाई जहाज से प्रोटेक्शन दे रहा था 2 मीडियम रेजिमेंट्स को। एक 39 मीडियम रेजिमेंट थी इंडियन आर्मी की और एक 216 मीडियम रेजिमेंट थी, अगल बगल रेजिमेंट थी, और उनके साथ में मेरी गनशिप डिप्लॉयड थी। तो दोनों ही अपने ही देश की, भारत की। हाँ, हमारी अपनी रेजिमेंट्स को मैं हवाई हमले से प्रोटेक्शन देना मेरा काम था। आपकी एक्सपर्टीज किस में थी? मैं आर्मी एयर डिफेंस में था। एयर डिफेंस में आप? और मेरी रेजिमेंट वहां पर 45 एयर डिफेंस रेजिमेंट डिप्लॉयड थी, और मैं वहां पर उस समय एक ट्रुप कमांडर था। तो मेरे पास 6 तोप थी और मेरा काम था कोई भी हवाई हमला हो उसके ऊपर उसका जवाब दो। लड़ाई के मैदान में एक, अगर आपको रात में कभी गड़गड़ गड़गड़ आवाज सुनाई दे टैंक्स के चलने की, वो तो बहुत स्केरी होती है। अगर आपके पास टैंक्स नहीं है तो देन यू आर स्केरी कि भाई क्या हो सकता है, कितने टैंक आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, केवल आवाज से, केवल आवाज से। उसी तरीके से जब हवाई हमला आता है दुश्मन का, तो वो भी बहुत स्केरी होता है, कहां पे क्या होगा। तो हम लोग गलेरिया में थे, दिन की बात थी, तकरीबन 10:30-11 बजे के आसपास की बात होगी। एक मिशन आया हमारी साइड से पाकिस्तान की तरफ जाने के लिए। उस मिशन में 7 एयरक्राफ्ट थे भारत के, और 7 एयरक्राफ्ट में 6 थे सुखोई 7। आजकल SU-35 वगैरह तो काफी आगे बढ़ गया, वो इनिशियल स्टेज थी। सुखोई 7 थे 6 एयरक्राफ्ट, जो कि एक काफी बड़ा एयरक्राफ्ट है साइज में, और एक था MiG-21। अब ये जो मिशन का मतलब एक कई जहाजों का एक ग्रुप दुश्मन के ऊपर अटैक करने जा रहा है। इस मिशन में जो MiG-21 था वो कैपिंग रोल में था। कैपिंग रोल का मतलब हुआ कॉम्बैट एयर पेट्रोल। जब ये एयरक्राफ्ट हमला करते हैं तो इनकी स्पीड काफी स्लो हो जाती है, और वो बहुत ज्यादा दुश्मन के हमले की तरफ से बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं। उनके ऊपर कभी भी दुश्मन का हवाई जहाज आके हमला कर सकता है। तो उस हमले से उसको बचाने के लिए ऊपर एक MiG-21 घूमता रहता है, वो अटैक नहीं करता है, वो खाली ऊपर घूम रहा है, और वो एक सुरक्षा, हाँ, वो घूम रहा है और इनके ऊपर वॉच रख रहा है कि दुश्मन का कोई एयरक्राफ्ट आ गया तो वो इंगेज करेगा। तो ये 7 एयरक्राफ्ट का हमारे ऊपर से आया। मैं जहां पे अपने गलेरिया में गन के पास ही खड़ा था,
और वहां से करीब 50 गज की दूरी पे 39 मीडियम रेजिमेंट की कमांड पोस्ट थी। तो उनके कमांडिंग ऑफिसर कर्नल गौरी शंकर वो तुरंत निकल के मेरे पास आए और मेरे से उन्होंने कहा, ही यूज्ड टू कॉल मी नॉटी। इसे नॉटी क्या है? आई टोल्ड हिम, सर ये हमारा अपना इंडियन मिशन है, ये 6 सुखोई 7 है, एक मिग 21 है। ये आप बता चुके थे? मैंने, हाँ, वो मेरे से पूछा उन्होंने आके। ठीक। अरे वो हमारे ऊपर आ गया। तो जैसे ही हमने ये बताया तो उन्होंने तुरंत कुछ किसी को मैसेज किया और जितने भी उनके जो ट्रुप्स थे, सारे ट्रुप्स खालसे थे, सब बाहर निकल के डांस करने लग गए। जब हमारा मिशन जा रहा है तो मोरल बूस्ट हमारा काफी हो जाता है। होता ही है, अपने लोग हो गए। और हम लोग बिल्कुल एक वहां पे एक नदी है चमजोड़िया में, जिसको मनोवर तवी कहते हैं, बैटल ऑफ मनोवर बहुत फेमस बैटल हुआ था, बस तवी के किनारे हम लोग थे। अब ये जहाज जो हमारे ऊपर पहले घूमे, 2-3 चक्कर इन्होंने मारा और उसके बाद इन्होंने हमारे ऊपर डाइव करना शुरू कर दिया। स्टैफिंग। अब स्टैफिंग में क्या होता है, जब जहाज बुलेट फायर करता है, ये वही जहाज जो हमारे आपने बोला कि हमारे हैं साथ अपने जहाज जो थे, अच्छा, उन्होंने स्टैफिंग करना शुरू कर दिया। अच्छा, वो आपको नहीं पहचान पाए? वही कभी फायर करेंगे जब नहीं पहचान पाए, तो उन्होंने हमारे पर स्टैफिंग शुरू कर दी। और जैसे वो स्टैफिंग शुरू हुई, सबके सब ट्रेंचेज में कूद गए, जान बचानी थी। अब वो स्टैफिंग जब होती है, जो जैसे वो बुलेट मारता है तो उसका जो कार्टेज होता है, खाली कार्टेज 20 mm के काफी मोटे कार्टेजेस होते हैं, उसके जो एम्प्टी कार्टेजेस होते हैं वो इजेक्टेड हो जाते हैं। अब वो गिरते हैं उसी लाइन में जिस लाइन में स्टैफिंग होती है, पहले गोली जाएगी, पीछे खाली खोके गिरते जाएंगे। तकरीबन 2 मिनट दे प्लेड मैरी हेल विद अस और हम सब नीचे चुपे बैठे हैं। आप हमला कर नहीं सकते हैं? हम हमला कर, क्योंकि आपको तो पता है कि हमारे ही है। हाँ, हम चुपचाप बैठे हुए थे। हमको मालूम था, हाँ जी, हमको मालूम था, वही मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद उस सब के सब पुल अप कर गए। अब एक एयरक्राफ्ट अटैक करे, जब तक वो उसे दूसरा आ जाए, वो जाए तीसरा आ जाए, 2 मिनट बहुत लंबा टाइम होता है, बहुत लंबा टाइम, सेकंडों में हो जाता है सर। अब कर्नल गौरीशंकर बाहर निकले और मेरे पे चिल्लाने लगे, व्हाट नॉनसेंस, ये पाकिस्तानी आए हुए हैं, तूने बोला अपने। मैंने कहा सर हमारे अपने एयरक्राफ्ट है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। आप पूरी तरह से आश्वस्त थे कि कॉन्फिडेंट थे हमारे अपने एयरक्राफ्ट है। तो कर्नल गौरीशंकर ने बिलीव किया, क्योंकि मैं एक एंटी एयरक्राफ्ट गनर था और हमारी बेसिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट रिकॉग्निशन इज पार्ट ऑफ आवर बेसिक ट्रेनिंग। हमने सारी सब पढ़ा हुआ था, सब देखे हुए थे वो जहाज। मैंने जब वो थोड़ा सा कन्विंस नहीं हो रहे थे, मैंने कहा सर आपने गौर से देखा उसके ऊपर इतने नीचे आ गए थे, उनपे इंडियन मार्किंग दिखाई दे रही थी। कहता हाँ वो तो दिखाई दे रही थी। अब ये बात हमने 5-6 मिनट तक, कह रहे हुआ क्या है फिर, क्यों इन्होंने हमको मारा, हम आपस क्या कैजुअलिटी हुई इधर? अभी आई विल कम टू दैट। हम आपस में बात कर रहे थे करो कि ये हुआ क्या है, एक्चुअली हुआ क्या। उसमें 5-7-8 मिनट में बात करी, वो सब फिर आ गया फिर उसी जगह पे आ गए, फिर आ गए, वही हमारे ऊपर आ गए, फिर हमला। अब जैसे वो आए तो मेरे को कर्नल गौरीशंकर ने बोला कि तुम एक गन अपने आप चलाओ। एक गन में डिटैचमेंट होता है 7 आदमियों का, एक हवलदार होता है, बाकी 2 लोडर होते हैं, एक फायर करता है जो आदमी, और 2 एम्यूनिशन सप्लाई करते हैं। 7 का पूरा डिटैचमेंट होता है गन में। तो उसने बोला तुम फायर करो खुद। मैं बैठ गया उसके ऊपर, यू फायर बट यू नो वेरी वेल कि ये हमको मिस्टेक कर रहे हैं, ये हमको पाकिस्तान समझ रहे हैं, हमको नहीं समझ रहे हैं। इसलिए तुम जो है अपना हवा में फायर करो, खाली इनको भगाने के लिए। ठीक है, बिल्कुल सही एडवाइस थी। अच्छा, जो इसके एंटी एयरक्राफ्ट गन के जो राउंड जाते हैं उनमें ट्रेसर होता है, जैसे दिवाली में आपका होता है ना रॉकेट, वो दिखाई देता जा रहा है, उसी तरीके से हर राउंड पर ट्रेसर होता है। तो मैंने गन खोली, जैसे वो नीचे आए मैंने फायर खोल दी। फायर मैंने, लेकिन मारना भी नहीं था, उस पर एम नहीं करी, उसके बगल से फायर खोल दी। मैं खुद अपने आप देख रहा हूँ, जैसे मैंने फायर खोली सब के सब निकल गए, सबके सब भाग गए वापस। इस बीच में उन्होंने 1000 पाउंडर बम गिरा दिया। अच्छा, और वो बम गिरा मेरी 2 गन्स के बीच में। गन से गन की दूरी तकरीबन 50 गज, उसके बीच में गिरा और बीच में क्रेटर बन गया, जमीन के अंदर से कीचड़ बाहर निकला, पानी, और दोनों गन में से एक गन तो पूरी कीचड़ से लथपथ हो गई, दूसरी के ऊपर भी कुछ गिरा। भागते भागते उसने ये करके चला गया। अब हम वो कह रहे हैं इनको क्या हो गया, क्या इंफॉर्मेशन है, प्रॉब्लम क्या है। तो उसने फिर तुरंत मेरे सामने ही कर्नल गौरीशंकर ने ब्रिगेड हेडक्वार्टर में ब्रिगेड कमांडर को खबर करी कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, यहाँ पर हमारे अपने एयरक्राफ्ट मार रहे हैं।
तो ब्रिगेड कमांडर ने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट हैं, तुम लोग मिस्टेक कर रहे हो, मारो उनको। अच्छा, वहां से भी, ब्रिगेड से भी कहा? हाँ, ब्रिगेड कमांडर ने बोला कि इनको मारो, हमारे एयरक्राफ्ट नहीं है, हमारा कोई मिशन नहीं आ रहा है। ऐसा कैसे हो गया कि मतलब? मैं आपको बताऊंगी आगे। तो ये जो है, मारो इनको, तुम लोग गलती कर रहे हो। वो 6 एयरक्राफ्ट जो थे सुखोई, उनमें 5 एयरक्राफ्ट स्टील कलर के थे और एक एयरक्राफ्ट था वो स्टील पे कैमोफ्लेज थे, उस पे ऐसे लगे थे, ओनली वन, वो यू कैन सी, बहुत नीचे नीचे आ रहे थे। वो एयरक्राफ्ट फिर दोबारा आया और आके उसने पूरी डाइव मारी हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। अब कर्नल गौरीशंकर ने, आई रिमेंबर हिज वर्ड्स, ब्रिंग डाउन द बास्टर्ड, गुस्से में आके किया, हमको हम मारे जा रहे लगातार। मैंने गन उठाई है, आई न्यू वेरी वेल कि वो गुस्से में बोल रहे हैं, और मैंने फिर फायर खोला उसके ऊपर, नहीं, फिर भाग गया। उसके बाद वो एयरक्राफ्ट नहीं आए। नाउ कमिंग बैक टू व्हाट डैमेज दे हैव डन, मेरी गन के बीच में एक बम गिराया। उससे पहली बार जब वो आए थे, उन्होंने हमारे 39 मीडियम के पीछे जो उनका रियर कंसंट्रेशन एरिया था, वहां पर एक बम गिराया और उसमें 2 क्राज मतलब 10 टनर व्हीकल, 2 10 टनर व्हीकल लोडेड विद एम्बुलेंस को ब्लास्ट कर दिया। अच्छा। उस ब्लास्ट में एक जेसीओ वहां पर मारे गए और करीब 4 अपने ही, यही चीज, 4-5 जवान हमारे मारे गए। उसके बाद वही हमसे 100-150 गज दूर पे एक कैनाल जाती थी वहां से, तो कैनाल के ऊपर एक गोरखा रेजिमेंट का एक सेक्शन जा रहा था, मतलब 11 आदमी, और एक कैप्टन लेफ्टिनेंट साहब थे उनके साथ में। स्ट्रेफिंग करके उन सबको मार दिया, सारे मार दिया। और उसके बाद ये सब निकल गए, मतलब अपने ही देश के अंदर कोई गलत फहमियां, ये फॉग ऑफ वार ये हुआ, ये फॉग ऑफ वार मैं आपको बता रहा हूँ। अब वो मार के उसको निकल गए वहां से। हमने फिर बाद में सब इकट्ठे किए, वो जो मैंने आपको बताया जैसे वो एम्प्टी कार्ट्रिजेस नीचे गिरते हैं, एक उसी लाइन में गिरते हैं, बहुत सारे पड़े हुए थे। तो हमने, इनफैक्ट मेरे पास भी 2 कार्ट्रिज सुविनियर के तौर पे मैंने रखे हुए उनको, जो हमारे ऊपर मारे गए। तो एक सैंड बैग जो होते हैं जिसमें बालू भर के रखते हैं राइफल ट्रेंच के आगे, एक सैंड बैग भर के हमने वो 30-40 कार्ट्रिज उसमें भर के, और कर्नल गौरीशंकर, उतनी देर में मेरा बैटरी कमांडर भी आ गया, वो कहीं और गया, किसी और लोकेशन पे गए हुए थे, वो दोनों लेके गए ब्रिगेड कमांडर के पास। सब ये लीजिए, आपके बोलते हैं पाकिस्तानी है, ये कार्ट्रिजेस हैं, इनके ऊपर इंडियन ऑर्डिनेंस की मार्किंग है। ये आप अपने चीज पे अड़िग रहे? हाँ, अड़िग रहे, क्योंकि जब आप पहली नजर में आपने, मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन सही थी, आपका अपना आकलन सही था। हाँ, बिल्कुल थे। जो ब्रिगेड कमांडर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन जब हमने उनको एक सैंड बैग फुल ऑफ कार्ट्रिजेस दिए, करीब 30-40 कार्ट्रिज दे दिए, ये देख लीजिए, सबके सब इंडियन मार्किंग के हैं, ये पाकिस्तान थोड़ी मारेगा इसको। SU-7 सुखोई 7 के 20 mm के कार्ट्रिजेस हैं सारे, और फिर उन्होंने बताया कि हमारे क्या क्या नुकसान हो गया है। ये एयरक्राफ्ट उसके बाद अपने चले गए, नहीं आए। ये बात मैंने आपको बताई 7 या 8 दिसंबर की है। 15 जनवरी को आर्मी डे होता है, 71 का 15 जनवरी को आर्मी डे होता है, और लड़ाई तो 17 दिसंबर को खत्म हो गई थी। तो युद्ध के मैदान, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो ये इतने लोग मारे गए, कितने लोग टोटल मारे गए वहां पे? 11-12 तो एक ऑफिसर और 11 के जवान मार दिए थे उन्होंने, और बाकी हमारा एक जेसीओ और करीब 4-5 जवान वहां पर हमारे मारे। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, लोगों के मन में भी ये उत्सुकता और ये जानने की एक चाह होगी कि जैसे अगर ये इस तरह का ये जो घटना हुई है, और चाहे वो एक मिसकम्युनिकेशन कहें या गलतफहमी जो भी है, उसमें ये सारा अंजाम हुआ, इस घटना को अंजाम दिया गया, क्या इसके ऊपर भी कोई एक्शन होता है कि आखिर ऐसा क्यों, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, जिम्मेदारी किसकी तय होती है? आपने एक फेमस सेइंग सुनी है, ऑल फेयर इन लव एंड वार। जब तक कोई चीज इंटेंशनली नहीं की गई है, जब आप काम करेंगे तो गलती होगी। इसके बारे में मैं आपको आगे अभी थोड़ा सा और बताऊंगा। मतलब मैं यहीं पे, यानी कि ये जस्टिफाई है जो होता है, होगा, जब आप लड़ रहे हैं तो होगा। आगे आप बताएंगे बहरहाल जो आप, तो हम उसको, हमको 15 जनवरी मैंने आपको बताया, दिन में लंच था डिव हेडक्वार्टर में, मैं भी वहां था और भी ऑफिसर आए हुए थे। हमने ब्रिगेड कमांडर को पकड़ा, ब्रिगेडियर श्रीनिवासन हमारे ब्रिगेड कमांडर थे उस समय। हमने कहा सर क्या हुआ उस दिन, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ हुआ क्या। धीरे धीरे सारी बातें खुल के आ गई। लड़ाई के मैदान में एक डिवीजन के अंदर एक गाड़ी होती है, उसको कहते हैं टेंटिकल व्हीकल। टेंटिकल व्हीकल, इसका क्या काम होता है? टेंटिकल व्हीकल जो होती है उसमें हर तरीके के वायरलेस होते हैं, और उसमें 2 ऑफिसर बैठते हैं।
एक एयरफोर्स का होता है फ्लाइंग ऑफिसर जो पायलट होता है, और एक आर्मी का ऑफिसर होता है, उसको बोलते हैं GLO, ग्राउंड लाइजन ऑफिसर। इन दोनों के पास वायरलेस सेट होते हैं। ग्राउंड लाइजन ऑफिसर के का जो है सेट कनेक्टेड होता है डिव हेडक्वार्टर से, ब्रिगेड हेडक्वार्टर से, सारे ग्राउंड में जितने ट्रुप्स हैं। और जो एयरफोर्स के ऑफिसर होते हैं उसको FAC कहते हैं, फॉरवर्ड एयर कंट्रोलर। तो फॉरवर्ड एयर कंट्रोलर के पास जो होता है वायरलेस, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो आने वाले एयरक्राफ्ट से उनसे मैच करती है, तो उनसे मैसेज मिलता है। इसलिए एक एयरफोर्स का एक ग्राउंड, उसको FAC बोलते हैं, इसको GLO बोलते हैं। तो FAC का काम है जब वो जहाज आते हैं तो उनको गाइड करना। अब अनफॉर्चुनेटली FAC को लूज मोशन लग गया। बिफोर एनी मिशन कम्स, मिशन मैंने आपको बताया शॉटी का मतलब एक एयरक्राफ्ट। अब उस मिशन में कितनी शॉटी हैं, 4 शॉटी, 5 शॉटी, 6 शॉटी, तो वो बताएंगे कि भाई इस मिशन में 5 शॉटी है, एक कैप्टन के लिए एयरक्राफ्ट साथ में है, 6 है ये। वो एक मिशन हो गया, वो जा रहा है पाकिस्तान के अंदर अटैक करने, तो उसकी इंफॉर्मेशन बहुत पहले से अगर आ जाएगी तो दुश्मन को भी मिल जाएगी। दुश्मन के वायरलेस सडन होगा, सेकंडों में होगा जो भी कुछ होगा। तो ये जो चीज है मैक्सिमम 4 से 5 मिनट पहले ये मिशन आता है FAC के पास, और FAC बोलता है इमीडिएटली GLO को कि इन्फॉर्म करो नीचे सबको, हमारे एयरक्राफ्ट जा रहे हैं उधर। हमारी भी एंटी एयरक्राफ्ट गन से कहीं ऐसा नहीं है हम दुश्मन को समझ के उनको मारना चाहते हैं, तो इसलिए सबको हमको खबर आ जाती है। और FAC जो है तो उससे कनेक्शन में रहता है, उसको गाइड करता है जो पायलट्स आते हैं। एट दैट दिस वेरी पॉइंट दिस जेंटलमैन वाज हैविंग लूज मोशंस। FAC को मालूम था नहीं पहले से, वो गया अपने को फ्रेश करने के लिए, और यहां मैसेज आया, उस मैसेज को पकड़ने वाला कोई दूसरा नहीं था। GLO उसको ऑपरेट नहीं कर पा रहा था, और उतने में मिशन आ गया। अब क्या है कि मिशन को पहले तो सेकंडों में हो गया। मिशन को पहले से ब्रीफिंग होती है कि भाई नहीं, मैं यहाँ पे जानना चाह रहा हूँ कि अगर इधर से FAC की तरफ से वहाँ जो आपका एयरक्राफ्ट जो आए हैं उन तक अगर सूचना नहीं पहुंची, भाई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, तो वो तब भी उड़ गए? नहीं, वो तो भाई उड़े कहाँ से, आदमपुर से उड़े हैं। अच्छा, पठानकोट से उड़ के आ रहे हैं। अच्छा, आने में तो उनको भी कुछ टाइम लगेगा, 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट जो भी लगेगा, तो लेकिन वो लास्ट मिनट पे इनको खबर करते हैं कि भाई हम आ गए। तो अब वो लोग तो अपने प्लेन से उड़े, और उड़ने से पहले उनको भी ब्रीफिंग की जाती है कहाँ जाना है। तो उनको बताया गया कि आपको इस डायरेक्शन में, उसकी बेयरिंग्स वगैरह दी होंगी, उन्होंने उसको सारे लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड सारी बेयरिंग्स दी होंगी कि इस डायरेक्शन में जाना है, और ये आप जो पार करेंगे क्या नाम है, जम्मू पार करने के बाद आपको फिर अखनूर के पास बड़ी नदी मिलेगी, ये चिनाब रिवर दिखती है, बहुत बड़ी नदी है। चिनाब तो जब आप पार कर लेंगे तो फिर उसे आगे जाके कुछ डिस्टेंस बताया गया, इतने डिस्टेंस पे, वैसे करीब 30 किलोमीटर आगे होता है, आगे जाके आपको एक छोटी नदी मिलेगी जिसका नाम है मनोवर तवी। जितने भी ट्रुप्स मनोवर तवी के उस साइड में हैं वो सब एनिमी है। मनोवर तवी इस साइड में इंडियन ट्रुप्स थे, उस साइड में एनिमी ट्रुप्स थे। ये लोग जब आए तो उन्होंने मनोवर तवी से 8 किलोमीटर पहले एक ड्राई नाला है जिसको कहते हैं लौकी खड्ड, वो भी उतना चौड़ा जितनी मनोवर तवी है, लेकिन वो बरसाती नाला है। ये जब इन्होंने इसको समझ लिया कि ये मनोवर तवी है, तो इसके पहले तरफ जितने भी ट्रुप्स हैं सारे एनिमी है, मारो। वो थे इंडियन, वो अपने ट्रुप्स थे। उस स्पीड में जब आदमी एयरक्राफ्ट आता है सुपरसोनिक स्पीड में आके फिर वहां एक स्पीड स्लो करता है, उतना ज्यादा देख नहीं पाता नीचे, और जाड़ों में सबने भी गर्म कपड़े पहने हुए, सभी वैसे ढके हुए, सभी के हेलमेट पहने हुए, वहां पर उतना डिस्टिंग्विश खाकी में और ओजी में करने में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने उसके अब दूसरी साइड में जितने भी ट्रुप्स थे उनको एनिमी समझ के उन्होंने मारना शुरू कर दिया। दिस इज एग्जैक्टली फॉग ऑफ वॉर। फॉग ऑफ वॉर में दुश्मन से ज्यादा नुकसान अपनों को ही उठाना पड़ता है, चाहे वो संसाधनों का हो और चाहे वो इंसानों के रूप में। फॉग ऑफ वॉर तो आपके लिए है ना, इसलिए उसमें फायदा नुकसान सब आपका ही होगा। फॉग ऑफ वॉर हमको पता नहीं दुश्मन के लिए क्या, हमारे वास्ते ये फॉग ऑफ वॉर है, कंफ्यूजन है, हमारे हमें कंफ्यूजन है, तो हमारे वास्ते यानी कि नाराजगी भी इसमें एक दूसरे से नहीं होती, चाहे जान चले जाए। ये कोई इंटेंशनल तो नहीं है, जानबूझकर किया गया कृत्य नहीं है। 2 और छोटे छोटे इंसिडेंट मैं आपको बताऊंगा जो मेरे साथ में नहीं हुई लेकिन मेरे सेक्टर में हुई है। एक जगह है रायपुर क्रॉसिंग, और उस क्रॉसिंग को डिफेंड करना था हर हालत पर।
क्योंकि पाकिस्तान वहां से अंदर आ रहा था तो उनकी सप्लाई लाइन को रोकना था। और उस दिन हमारे कोर कमांडर वहां आए थे, जनरल सरताज सिंह। उन्होंने बड़े स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए कि कम वट में दिस पोस्ट हैज टू बी रिकैप्चर्ड, इसको आपको पकड़ना ही पकड़ना है हर हालत में। तो उसके लिए उन्होंने 2 ब्रिगेड को ऑर्डर दिया कि एक ब्रिगेड लेफ्ट फ्लैंक से जाए, एक ब्रिगेड राइट फ्लैंक से जाए और उसको कैप्चर करे। लेफ्ट फ्लैंक से जो ब्रिगेड भेजा गया था उसमें जो लीडिंग कंपनी थी वो 10 गढ़वाल राइफल्स थी। अच्छा। और उसके सीईओ थे कर्नल ओंकार सिंह। इंसिडेंटली कर्नल ओंकार सिंह जो है रिलेटेड थे टिहरी की प्रिंसली फैमिली से। उनकी वाइफ वाज फ्रॉम टिहरी प्रिंसली फैमिली। दूसरी साइड से, दूसरे फ्लैंक से जो पलटन गई वो थी 3rd फोर्थ गोरखा राइफल्स। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अर्ली मॉर्निंग 3:30-4 बजे के पहले उस पोस्ट को 10 गढ़वाल ने कैप्चर कर लिया। उनके कैप्चर करने के 15 मिनट के बाद 3-4 गोरखा राइफल्स ने उस पोस्ट के ऊपर अटैक कर दिया। तो ये भी फॉग ऑफ वॉर जैसे ही कंफ्यूजन, टोटल कंफ्यूजन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। और जब वो गोरखा राइफल्स अटैकिंग उसमें पोस्चर में आ गई, एक जगह एक बोलते हैं FUP, फॉर्मिंग अ पोजीशन, जहां से अटैक एकदम से आगे बढ़ता है। मतलब यहाँ पे गढ़वाल राइफल और गोरखा राइफल दोनों इंडियन आर्मी के आमने सामने आ गए। गलतफहमी हो गई। फिर अब ये जो फॉग ऑफ वॉर हो गया। आगे बढ़े हो, जब आगे बढ़े तो उधर से कर्नल ओंकार सिंह को पता मालूम हो गया गोरखे हैं। उन गोरखों की आवाज सुनाई दी है। कौन से सन की बात? 71 बार। ये उसी दरमियान का है। ये 9 तारीख की बात है, 9 दिसंबर की। और वो वाला जो वो 7 या 8 का होगा। अच्छा, 1-2 दिन का आगे। हाँ, लड़ाई में तो ये होता रहता है, डेली सीन चेंज होता रहता है। फॉग ऑफ वॉर तो चलता ही है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा, इसको जरा सुनिए, मैं कंप्लीट करना चाहूंगा। मैं वहां पे कर्नल ओंकार सिंह को जब पता लगा कि साहब ये तो गोरखे आ गए, तो वो खड़े होकर चिल्लाए और सबको गढ़वालीज को बोला कि फायर नहीं करना है। लेकिन जब वो चिल्लाने लगे तो उनके ऊपर गोली आ गई। कर्नल ओंकार सिंह वाज किल्ड। उन्होंने उनका सीओ मार दिया। कई गोलियां लगी उनको। अच्छा। वो गिर गए नीचे। और अब गोरखे रह गए करीब 15-20 गज गढ़वालियों से। अब अगर वो नहीं आमने सामने नहीं रोकेंगे तो बैनर चार्ज कर देंगे। रात का अंधेरा है। अब गढ़वालियों ने फायर खोल दी। उनका लीडिंग कंपनी कमांडर मार दिया और 15 गोरखे मार दिए। उसके बाद पता लगा तो गोरखे गढ़वाली आपस में गिर गए। दिस इज कॉल्ड फॉग ऑफ वॉर। ये फॉग ऑफ वॉर है। अच्छा, मैं यहां भी जानना चाह रहा हूं आपसे कि एक सैनिक के ऊपर उस समय कितना बड़ा दबाव रहता होगा कि जब वो दुश्मन और अपने में पहचान नहीं कर पा रहा कि ये दुश्मन है या अपने बीच का है। तो वो ये फॉग ऑफ वॉर की जो स्थिति बन रही है, मैं अभी 2 किस्से आपसे सुन लिए हैं, तो उसमें मैं यही देख रहा हूं कि जो एक सैनिक के ऊपर किस तरह का वो दबाव बना रहता होगा कि जब सामने दुश्मन है या अपना है, अपना मित्र है, तो कैसी स्थिति, कैसे उस समय हम वो सैनिक के ऊपर मानसिक दबाव की आप क्या कल्पना, क्या कैसे समझाएंगे, क्या किस स्थिति में वो रहता है उस समय? देखिए, वो स्थिति तो मैंने पर्सनली झेली हुई है। आपने खुद झेली? हवाई जहाज हमारे पर अटैक, हमको मालूम है हमारे अपने, और वो हमको दुश्मन समझ रहे हैं जी। वो तो मैंने झेली हुई है। लेकिन जहां तक ये गोरखाद और गढ़वाली की बात कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को नहीं पहचान रहे। जब बहुत नजदीक आगे, जब गढ़वालियों ने पहचान लिया गोरखे हैं, उसके बाद गोरखे तो बिल्कुल अभी अटैक मूड पे आ चुके हैं। उन कम्युनिकेशन नहीं है। वो आगे जब गिरने लग गए वो तब पता लगा कि ये तो गढ़वाली है। और आप जो बोल रहे सैनिक की बात, सबके मानसिक दबाव की बात है, उससे कितना प्रेशर उस पर रहता होगा? प्रेशर देखिए, अगर हमको मालूम है दुश्मन हम मार रहे हैं, प्रेशर किस बात का है? हम तो लड़ रहे हैं। अगर हमको मालूम है कि ये फ्रेंड है तो हम नहीं मार रहे हैं। यानी कि जो औरत गलतफहमी में हो रहा है वो दुश्मन ही समझ के मार रहा है। वो प्रेशर उसके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा काम करने के बाद। एक चीज ये भी आती है सर, मैं आपसे जानूं कि आप ही देखें ना कि मान लो लोग जो देख रहे होंगे, जो सुन रहे होंगे अभी इस हमारे जो त्रिशूल संवाद को आप लोग सुन रहे होंगे, सवाल जरूर लोगों के मन में उठ रहा होगा कि जब सेना का इतना प्रशिक्षण चलता रहता है, हमेशा तो युद्ध होते नहीं है, सालों साल में होते हैं, तो उस स्थिति में कि जब इतना प्रशिक्षण सब कुछ चलता होगा, ये फॉग ऑफ वॉर की जो ट्रेनिंग जाहिर सी बात है दी जाती होगी, उसके बावजूद भी ऐसी अगर घटनाएं होती होंगी तो फिर क्यों, कौन जिम्मेदार होता उसके लिए? युद्ध का नाम अनिश्चितता है। अच्छा। अगर निश्चितता ही हो जाए तो फिर युद्ध क्यों होगा? अनिश्चितता है। अनिश्चितता यानी कि फॉग ऑफ वॉर होता रहेगा, अभी भी होगा, आगे भी होगा, हम रियल लाइफ में भी होगा। रियल लाइफ में भी कई बार अनिश्चितता हो जाती है, क्या करूं हम इस सिचुएशन में। उस समय खाली महत्व रहेगा कि आप कितने कंपोज हैं, कितने मेच्योर्ड हैं, कितना शांत मन से रह के उसको सोच रहे हैं।
और हो सकता है कुछ समझ वाले सिचुएशन से आप बाहर निकल जाए। आपको एक और छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगा जी। 1971 तक सारी गाड़ियां फौज की ऑलिव ग्रीन कलर की पेंट होती थी। जैसे आप आजकल देखते हैं फौज की गाड़ियां, फौज की तोपें जो है कैमोफ्लेज कलर रहता है ना, हरा और भूरा। उस समय तक सारी गाड़ी ऑलिव ग्रीन कलर की होती थी। खाली एक पलटन थी जिसको 216 मीडियम रेजिमेंट कहते थे, जिसकी तोपें गाड़ियां फर्स्ट टाइम कैमोफ्लेज कलर में पेंट होके आई। वो पहली रेजिमेंट थी। किस 216 मीडियम रेजिमेंट एक इंडियन आर्टिलरी की ये रेजिमेंट। उसी युद्ध के हाँ हाँ, हमारे साथ में थी। अच्छा, हमारे साथ में थी। ये आप तीसरा किस्सा सुना रहे थे। हाँ, मेरा ट्रुप उसको प्रोटेक्ट कर रहा था। वही मैं अभी आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि फौज की जितनी भी गाड़ियां हैं वो सब ऑलिव ग्रीन कलर की पेंट रहती है, बिल्कुल रहती है। अब 71 से पहले सब गाड़ी ऑलिव ग्रीन थी। उसके बाद धीरे धीरे अब गाड़ियां सब कैमोफ्लेज कलर रहता है। एक ऑलिव ग्रीन, एक पीला रंग, वो डर्टी पीला, एक खाकी, ऐसे कलर रहते हैं ना। मतलब वो जंगल का घास, जंगल का वो दिखाने के लिए, जंगल जैसे कि का। कैमोफ्लेज जो ऊपर से दिखाई दे तो पता नहीं लगता है। ओके। तो कैमोफ्लेज कलर ये कब से शुरू हुआ? ये 1970 से शुरू हुआ। कारण फौज ने चेंज किया टैक्टिक्स की, भाई मैं अगर खाली ऑलिव ग्रीन जा रहा हूँ तो मैं बड़ी जल्दी लोग दुश्मन पकड़ ले रहा है। ऑलिव ग्रीन अगर चारों तरफ हरियाली नहीं है तो एकदम से पकड़ा जा रहा है। उसमें सारे वो कैमोफ्लेज। इसमें फॉग ऑफ वॉर को हम कैसे, मेरे क्या को किस्सा? सुनेंगे तो आपको पता जी लगेगा। जी। तो उस समय 1970 में पहली रेजिमेंट इंडिया में पेंट की गई इस कलर में ट्रायल के लिए, 216 मीडियम रेजिमेंट। वो रेजिमेंट वहां से चंडीगढ़ में थी, वहां से पेंट होके वो छमजोड़िया में आ गई जहां हम थे। और मैं पहली गाड़ी, हाँ, पहली रेजिमेंट, पूरी पहली रेजिमेंट ही हाँ, पूरी सारी कलर, गाड़ियां, तोप, जीप सब उस कलर ऑलिव की ग्रीन थी। से हाँ, हटके। किसी ने देखा नहीं था तब तक, किसी को मालूम नहीं था। वो ट्रायल में आर्मी ने किया कि भाई इसको पेंट करके देखो, फिर लोगों से कमेंट मांगो क्या करते हैं, क्या कैसा लग रहा है। वो रेजिमेंट वहां पर आ गई। उस रेजिमेंट के सीओ थे एक कर्नल सेठी। अब लड़ाई हमारे सेक्टर में 10 तारीख के बाद काफी ठंडी हो गई थी। मैक्सिमम लड़ाई हुई हमारे यहाँ शुरू में, वो 3, 4, 5, 6, 7, 8 को भयंकर, और 10 तक होते होते फिर शांत हो गई। और जगह लड़ाई हो रही, हमारे यहाँ लड़ाई थी लेकिन कम थी, काफी कम थी। अभी जो एरिया था, फॉरवर्ड एरिया, वहां से आप रेयर की साइड में आते हैं तो पूरा अंडुलेटिंग ग्राउंड था, नाले थे कई एक बीच में। अब ये कर्नल सेठी अपनी जीप में बैठ के, जो कि वो कैमोफ्लेज कलर में पेंटेड थी पहली, हाँ, उसमें बैठ के वो रेयर की साइड में आ रहे थे। रेयर की साइड से एक दूसरी रेजिमेंट थी वहां पर, 18 फील्ड रेजिमेंट, 18 फील्ड रेजिमेंट। उसका जो क्वार्टर मास्टर हवलदार था, वो एक 1 टन गाड़ी में राशन लेके आ रहा था आगे। ये राशन तो लाना ही पड़ेगा, खाएगा क्या। तो वो राशन लेके आ रहा था। अब पहाड़ी इलाका था, अंडुलेटिंग ग्राउंड, पूरी पहाड़ी नहीं बोलेंगे लेकिन ग्राउंड अप एंड डाउन थे। तो उसमें हायर टाइट से नीचे की साइड हो जा रहा था। तो वहां से ऊपर से वो गाड़ी आती हुई देखी। हमारा आर्टिलरी रेजिमेंट का सीओ है, एक पलटन का कमांडिंग ऑफिसर कर्नल सेठी है। ये दूसरी आर्टिलरी रेजिमेंट है, 18 फील्ड हमारी, उसका रेजिमेंटल क्वार्टर मास्टर हवलदार राशन लेके आ रहा है। उसने वो गाड़ी देखी, उसने कहा ये तो गाड़ी हमारी है, इस रंग की तो हमारे यहाँ गाड़ी होती नहीं है। पहली बार आई, वो पहली बार दिखाई दिया उसको, इस रंग की तो गाड़ी होती नहीं है। उसने 1 टन किनारे खड़ा किया, डाइपोड में लाइट मशीन गन लगाई, बैठ गया एम लेकर के। अब जब वो कमांडिंग ऑफिसर जब उसके सामने रेंज में आए, मारी गोली, सीओ को मार दिया। सीओ मार उड़ा दिया, गोली से उड़ा दिया। उसके बाद वो ड्राइवर नीचे उतर के चला गया, क्या करके तब पता लगा कि मैंने सीओ मार दिया। अब आप बताइए, ये फॉग ऑफ वार है। यही फॉग ऑफ वार है। उस हवलदार का इंटेंशन गलत था? नहीं, सच पर सही था इंटेंशन। क्या सीओ गलती पे था? उनके पास वही गाड़ियां थी, वही लेके लड़ रहे थे पीछे। अनिश्चितता, ये अनिश्चितता है। इस तरीके की अनिश्चितताएं खाली फौज में नहीं, जीवन लाइफ के हर वाक में, हर जगह इस तरीके की अनिश्चितताएं आएंगी। जिस समय आप अपना कैरियर का सिलेक्शन कर रहे हो, जिस समय आगे बढ़ रहे हो, तो उसमें सबसे बड़ी जरूरत है धैर्य की। यहाँ पर जिस हवलदार ने सीओ को गोली मार दी, वहां पर वो धैर्य नहीं रख सकता था अगर वो पाकिस्तानी ही होता, क्योंकि उसने देखा नहीं। ये दिस वाज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन टू अदर ट्रूप्स दैट दिस काइंड ऑफ व्हीकल्स आर आल्सो अवेलेबल इन द बैटलफील्ड। तो वो जो नहीं देखा वो पाकिस्तानी है। तो इसमें तो धैर्य नहीं हो पाएगा, कई बार नहीं हो पाएगा, लेकिन ज्यादातर टाइम पर आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और फिर अपना संयम से काम लीजिए, रादर देन जस्ट जंपिंग इनटू इट। अगर आप कभी भी किसी अनिश्चितता में एकदम से कूद जाएंगे, जैसे मैंने बताया, सड़क के ऊपर अगर
सुबह कोहरा लगा हुआ है जम के भयंकर, और आप उसमें जो है 80 किलोमीटर में मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं, आपको तो मालूम है आप रोज सड़क से जा रहे हो, वो जानबूझ के हो रहा है, वो अनिश्चितता नहीं है, वो अनिश्चितता नहीं है। दूसरी वो साइड से निश्चितता है वहां पे। दूसरी साइड से कौन आ रहा है वो भी पता नहीं है, उसकी क्या स्पीड है, क्या कर रहा है। कोई गाड़ी रास्ते में खड़ी है, आपको दिखाई नहीं दे रही है, आपको 2-3 मीटर पे जाके दिखता है, तो वो ब्रेक मारते हो टक्कर हो जाती है। सैनिक, एक आम इंसान जब ऐसी परिस्थितियों में जब घिरे, अनिश्चितता वाली स्थिति में आ जाए, तो उसमें उसके लिए सबसे बड़ा हथियार क्या हो सकता है किसी भी इंसान के लिए? अनुभव, नेतृत्व, भरोसा या शांत चित्त, या शांति से देखते रहना, सब वेट एंड वॉच, सब मिला के, इन सब का मिश्रण, सबका मिश्रण। अनुभव तो जीवन में जैसे कि आपने बताया कि ऊपर से जहाज से गोले बरसाए जा रहे थे, लेकिन आपने शांत चित्त भी रहे। एक तरफ से प्रेशर आप पे आ रहा था, विवेक नहीं खोया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नेतृत्व आपका वो भी गुस्से में था, हाँ, लेकिन आप फिर विवेक से काम भी ले रहे थे। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के यही मैं कहूंगा कि जो फॉग ऑफ वॉर है, जो अभी बात हुई है, सर ने जो बहुत सारी चीजें बताई, इन्होंने सिर्फ युद्ध के उस मैदान की ही बातें नहीं बताई, बल्कि आप युवाओं के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि हमें अपने जीवन में भी जो अनिश्चितताएं बनी रहती हैं उनसे कैसे निपटना है, और कैसे अपने जीवन को सुधारना है, कैसे अपने सामाजिक स्तर को उठाना बढ़ाना है। हमें सबसे पहले तो अपने नेतृत्व क्षमता को नहीं खोना है, विवेक को नहीं खोना है, भरोसे को नहीं खोना है, शांत चित्त बन करके परिस्थितियों का सामना करना होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये आज का एपिसोड खूब पसंद आया होगा। आगे अपनी राय आप हमें इसी तरह से कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे, जैसे कि आप हमेशा देते रहे हैं। नमस्कार।